जय श्री राम दोस्तों, मैं यश शर्मा हमारे YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इतिहास के क्रम में हमने प्राचीन भारत में मौर्य काल और गुप्त काल की बातें कर ली, उनसे संबंधित प्रश्नोत्तरी की भी हमने चर्चा कर ली। दोस्तों, अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम गुप्तोत्तर काल की चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि जो हम प्रयास कर रहे हैं वो सभी आपको पसंद आ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर प्रयास आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं तो आप इन प्रयासों को अपने अन्य दोस्तों के बीच भी शेयर करिए और हमारे YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, आइए आज शुरू करते हैं हम गुप्तोत्तर काल। देखिए दोस्तों, गुप्त काल के समय मैंने आपको एक बात कही थी कि गुप्त काल का जो प्रशासन था उसमें सामंतवाद की प्रवृत्ति आ गई थी। अब सामंतवाद की प्रवृत्ति कब आती है? सामंतवाद की प्रवृत्ति तब आती है जब छोटे छोटे इलाकों पर, कुछ छोटे छोटे क्षेत्रों पर क्या है, स्वतंत्र राजाओं का राज्य हो जाता है। ये क्या है, सिर्फ इन छोटे छोटे क्षेत्रों के राजा होते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि गुप्त राजाओं ने बड़ी बड़ी उपाधि दी, महाराजाधिराज की, परम भट्टारक की। वो क्यों ली? क्योंकि उनके राज्य में छोटे छोटे शासक तो ऑलरेडी मौजूद थे। अब आप बताइए कि अगर छोटे छोटे शासक होते हैं तो उन शासकों पर भी एक जो महत्वपूर्ण शासक होगा वो क्या कहलाएगा? वो सर्वे सर्वा कहलाएगा। जैसे अगर आपने मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि शिवाजी उनसे कर लिया करते थे। जो कर क्या होता था? सरदेशमुखी। यानी शिवाजी किस नाते कर लेते थे? सरदेशमुख होने के नाते। अब सरदेशमुख कौन होगा? यानी जो देशमुखों के ऊपर भी क्या होगा, उनसे भी बड़ा होगा। अब देखिए, देशमुख क्या है? पहले क्या होते थे कि मराठा साम्राज्य, मराठा राज्य में जो छोटी छोटी स्वतंत्र इकाइयों के शासक थे वो क्या कहलाते थे? देशमुख। जैसे अगर आपने देखा होगा विलासराव देशमुख जो सीएम भी रह चुके हैं महाराष्ट्र के, उनके बेटे रितेश देशमुख एक अभिनेता भी हैं। तो देखिए, ये कोई जाति नहीं है, ये क्या है, उनके नाम, उनका जो पद था ये क्या था? ये उनका पद था देशमुखों का, और देशमुख के पद के हिसाब से क्या धीरे धीरे जाति बन गई। जैसे आपने देखा होगा गुजरात साइड में पटेल एक जाति बन गई, ठीक है, और महाराष्ट्र में अगर आप जाके देखें तो कुलकर्णी भी एक जाति होती है। और ये सब क्या थे? ये अधिकारी थे, ग्राम अधिकारी थे। छोटे छोटे ग्रामों के क्या थे? अधिकारी। बाद में क्या बने? कुछ जागीरों के मालिक बने और उससे इनकी एक जाति ही बन गई। तो अब मैं बात कर रहा था दोस्तों सामंतवाद की प्रवृत्ति की। तो गुप्त काल के बाद क्या हुआ? ये छोटे छोटे इलाके थे जो क्या हो गए, स्वतंत्र राज्य के रूप में अपना शासन चलाने लगे। अब सामंतवाद की प्रवृत्ति बढ़ते बढ़ते क्या होता है कि कुछ समय बाद एक वंश आता है जो है पुष्यभूति वंश। देखिए, इनका राज्य कहां था? थानेश्वर में ही था, ठीक है। अब थानेश्वर में जब इनका राज्य था, उस राज्य में 3 महान शासक हुए, प्रभाकर वर्धन, उनका पुत्र राज्यवर्धन और राज्यवर्धन का छोटा भाई हर्षवर्धन। तो दोस्तों, इन्होंने वर्धन वंश की स्थापना कर दी। अब हर्षवर्धन क्या था? उनमें भी सर्वाधिक प्रतापी हुआ, तो उसने एक बड़ा साम्राज्य बना दिया। यानी जो ये छोटे छोटे सामंत थे सब अब हर्षवर्धन के अंडर कार्य कर रहे थे। तो ये बात थी गुप्तोत्तर काल की। अब हम इसको थोड़ा सा विस्तार से पढ़ लेंगे और इसमें हम सर्वाधिक जिस पर फोकस करेंगे वो वर्धन वंश होगा, और वर्धन वंश में भी मेन जो शासक है वो है हर्षवर्धन। तो आइए दोस्तों बात करते हैं अब इसकी। तो दोस्तों देखिए, जब मैंने आपको बताया था कि गुप्तों के समय में जब स्कंदगुप्त थे तो स्कंदगुप्त का किससे युद्ध हुआ? स्कंदगुप्त को किसका आक्रमण झेलना पड़ा? हूणों का आक्रमण झेलना पड़ा। ये सारी बातें मैंने आपको पहले ही बता दी हैं। अब हूणों के आक्रमण में स्कंदगुप्त ने क्या किया? हूणों को हरा दिया। तो ऐसा थोड़ी है कि आप एक बार हार गए तो आप दोबारा आएंगे ही नहीं। तो हूणों ने फिर से आक्रमण करना शुरू किए। अब स्कंदगुप्त के बाद के जो राजा थे, छोटे छोटे जो राजा हुए और अंतिम शासक विष्णुगुप्त हुआ, तो वो इस काबिल नहीं थे कि वो इनका क्या कर पाते? सामना कर पाते। तो इन्होंने क्या है, छोटी छोटी जागीरों पर अपना अधिकार जमा लिया था। तो आइए आज हम सबसे पहले बात करेंगे हूणों की। किसकी बात करेंगे? हूणों की। देखिए, हूणों का मैंने आपको एक नेता भी बताया था। तो हूणों का नेता देखिए, पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे हूण, ठीक है दोस्तों। अब इन हूणों का जो नेता था ये कौन था? ये था तोरमान। बताया था मैंने आपको,
पिछले ही लेक्चर में कि जो तोरमान था ये क्या था, हूण नेता। हूण नेता मतलब देखिए ये एक ऐसी खानाबदोश जनजाति थी जिसमें शासक वर्ग नहीं हुआ करता था। क्या नहीं होता था, शासक वर्ग नहीं होता था, एक सेनापति जरूर अवश्य होता था, यानी एक लीडर के अंडर ही ये कार्य करते थे, लड़ाके टाइप के हुआ करते थे। अब जो हूण नेता है तोरमान, इसने क्या किया, मालवा पर अधिकार किया। किस पे अधिकार किया, मालवा पे अधिकार किया, और मालवा का क्या बना ये, स्वतंत्र शासक। मालवा का स्वतंत्र शासक बन गया है। देखिए अब तोरमान क्या हुआ, मालवा का स्वतंत्र शासक बन गया। ठीक है, अब इसने मालवा में क्या किया, यानी मालवा में किस प्रकार के कार्य करने लगा, तो इसने सिक्के भी चलाए। मालवा में इसने क्या किया, तांबे व चांदी के सिक्के चलाए। देखिए ये जो हूण थे ना, ये इनके बारे में हम फैक्चुअल ज्यादा पढ़ेंगे, और फैक्चुअल में भी ये देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे अगर आपके सामने 3 कथन लिखे आ जाते हैं और एक कथन में ये लिख देता है वो कि हूणों ने तांबे, चांदी व स्वर्ण मुद्राएं जारी की, तो आपको ध्यान रखना होगा कि इन्होंने सिर्फ तांबे व चांदी के सिक्के चलाए थे। आप ये मत कह देना कि हूणों ने सोने के सिक्के भी चलाए थे। क्यों, क्योंकि जब इन्होंने चलाया ही नहीं है तो वो कथन क्या हो जाएगा, हमारे लिए गलत हो जाएगा। केवल किसके सिक्के चलाए, तांबे और चांदी के। अब देखिए एक कूरा अभिलेख है, क्या नाम है, कूरा अभिलेख। अब देखिए जो कूरा अभिलेख है ना दोस्तों, इसमें किसका जिक्र है, इसमें है तोरमान का जिक्र। मतलब तोरमान को आप ये नहीं कह सकते कि जो तोरमान है ये एक कोई काल्पनिक कैरेक्टर है, काल्पनिक पात्र है, ऐसा कुछ नहीं है। तोरमान जो है इसका पूरा अभिलेख में क्या है, जिक्र है। और मैंने आपको अशोक के समय में बताई थी ये बात, गुप्तों के समय में बताई थी कि साहित्यिक स्रोत फिर भी किसी ना किसी कारणवश हम गलत मान सकते हैं, लेकिन अभिलेखीय स्रोत जो है ये कभी भी गलत नहीं होते। क्योंकि साहित्यिक स्रोत क्या होता है, सामान्यतः एक व्यक्ति लिखता है और एक व्यक्ति पर क्या है आप दबाव बना सकते हैं, लेकिन अभिलेखीय स्रोत जो होते हैं ये कोई राजा तभी अंकित करवा सकता है जब उसके पास क्या होगा, शासन की शक्ति होगी। यानी अपने इलाके में वो तब ही क्या कर पाएगा, इन अभिलेखों की स्थापना करवा पाएगा, जबकि वो उस इलाके का क्या होगा, सुदृढ़ या स्वतंत्र शासक होगा। दोस्तों अब है इसकी बात की, ये जो कूरा अभिलेख है इसमें क्या दे रखा है, इसको एक उपाधि दे रखी है। और उपाधि किसकी दे रखी है, शाही जौबल की। किसकी उपाधि है कूरा अभिलेख में, तोरमान की जो उपाधि है ना वो है शाही या शाही जौबल। देखिए अनेक पुस्तकें हैं, ठीक है, और इनकी भाषा से हमें क्या करना होता है, अनुवाद करना होता है। अब अनुवाद में कोई पुस्तक वाला शाही लिखता है, कोई ये वाला शाही लिखता है, तो हम इन दोनों को ही देख लिया कि इसकी उपाधि क्या है, ये किसकी उपाधि है, तोरमान की उपाधि है। और किसमें लिखी है, कूरा अभिलेख में। और ये जो उपाधि है ना ये केवल कूरा अभिलेख में ही नहीं है, इसके सिक्कों पर भी मिलती है। किस पर मिलती है, सिक्कों पर। और सिक्के भी कैसे, रजत सिक्के या चांदी के सिक्के। चांदी के सिक्कों पर भी, मतलब इसकी जो उपाधि है वो ये शाही जौबल की ये जो उपाधि है ये किस पे मिलती है, ये मिलती है इसके सिक्कों पर भी। ठीक है, अब बात एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। तोरमान जो था हूण नेता था, मालवा का स्वतंत्र शासक बन गया, मालवा को इसने जीत लिया। फिर इसने मालवा में क्या किया, तांबे और चांदी के सिक्के चलाए। फिर क्या किया इसने, कूरा अभिलेख में, देखिए कूरा अभिलेख है जिसमें क्या है, किसका, तोरमान का जिक्र है। तोरमान को क्या उपाधि दी गई है, शाही जौबल की। ठीक है दोस्तों, और सिक्कों पर क्या है, इसके पे जो चांदी के सिक्के हैं उन पे भी क्या उपाधि लिखी हुई है, यही शाही जौबल की उपाधि है। तो आप तोरमान का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बात करेंगे इसके पुत्र मिहिरकुल की। देखिए हूणों में तोरमान और मिहिरकुल दो इंपॉर्टेंट हैं, उसके बाद हम सीधे वर्धन वंश की बात कर लेंगे। अब है आपका मिहिरकुल। देखिए मिहिरकुल जो था वो क्या था, तोरमान का पुत्र था। देखिए मिहिरकुल जो है वो तोरमान का पुत्र है। मिहिरकुल
कुल। अब मिहिर कुल क्या है? तोरमाण का पुत्र। अब दोस्तों तोरमाण का जो पुत्र है मिहिर कुल, ये क्या है? ये जो मालवा का क्या था? स्वतंत्र शासक था तोरमाण। तो इसने क्या किया? इसने मालवा नरेश, यशोधर्मन और मगध के गुप्त शासक नरसिंह गुप्त बालादित्य ने इसको पराजित किया। देखिए जो मिहिर कुल है इसको मालवा नरेश, यशोधर्मन भाई इसका पहले तो क्या था? मिहिर कुल मालवा का शासक बन गया मालवा को जीत करके। तो अब जब तोरमाण बना, और तोरमाण का पुत्र जब तोरमाण की मृत्यु के बाद मिहिर कुल के पास क्या आया? राज्य आया। तो इसको मालवा के नरेश यशोधर्मन ने क्या है? हरा दिया। एवं गुप्त शासक नरसिंह गुप्त बालादित्य, गुप्त शासक नरसिंह गुप्त बालादित्य ने हराया। किसने हराया दोस्तों? नरसिंह गुप्त बालादित्य ने। इन दोनों ने क्या किया? इसको हराया। किसको हराया? मिहिर कुल को हराया। ठीक है, ये इसके बारे में एक जानकारी है। एक दूसरी जानकारी क्या है कि ये क्या था? ये था शैव मतावलंबी। क्या था? शैव था ये। मतलब इसका शैव संप्रदाय को ये राजाश्रय देता था और शैव संप्रदाय में इसका क्या था? विश्वास था। ठीक है, अब देखिए ये जो बात है ना, मालवा नरेश यशोधर्मन ने इसको हराया, तो इसके लिए हम किसका अध्ययन करेंगे? मंदसौर प्रशस्ति का। मंदसौर प्रशस्ति, क्योंकि इसी में लिखा हुआ है। मतलब यशोधर्मन जब जीत गया तो उसने क्या किया? एक प्रशस्ति बनवा दी अपने नाम से, एक राजाज्ञा लिखवा दी। जैसे समुद्रगुप्त ने समुद्रगुप्त प्रशस्ति लिखवाई थी, पुलकेशिन द्वितीय ने एहोल प्रशस्ति लिखवाई थी। और वो कब लिखवाएगा? वो लिखवाएगा जब वो हर्ष को रोक देगा नर्मदा के तट से पहले ही। यानी नर्मदा के तट तक तो हर्ष का राज्य था ही, और उसके बाद जब वो आगे बढ़ना चाह रहा था तो पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया? हर्ष को हरा दिया, और उसने भी क्या किया? एहोल प्रशस्ति की रचना करवाई। तो दोस्तों बात कर रहे हैं हम मंदसौर प्रशस्ति की। ठीक है, अब ये किसने लिखवाई? मालवा के शासक यशोधर्मन ने। मालवा के शासक यशोधर्मन ने ये तो मंदसौर प्रशस्ति लिखवा दी। इसकी जो रचना है, यानी लिखवाई किससे? तो इसकी रचना की थी बासुल ने। बासुल या वासुल ने। ठीक है दोस्तों, इसकी रचना किसने की? बासुल या वासुल ने। और इसमें बात क्या है? इसमें यह लिखा हुआ है कि मालवा नरेश यशोधर्मन ने क्या किया था? मिहिर कुल को पराजित किया था। तो मिहिर कुल को पराजित करने का क्या है? इसमें वर्णन है। पराजित करने का वर्णन। ठीक है दोस्तों, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम बात करते हैं कुछ क्षेत्रीय राज्यों की। ये तो बात कर ली हमने किसकी? हूणों की बात कर ली। अब दोस्तों जो हम बात करेंगे वो करेंगे गुप्तों के बाद कुछ क्षेत्रीय राजवंश हुए। क्या हुए? क्षेत्रीय राजवंश हुए। गुप्तों के बाद कुछ क्षेत्रीय राजवंश हुए। अब गुप्तों के बाद क्षेत्रीय राजवंश क्या थे? क्षेत्रीय राजवंश मतलब किस किस क्षेत्र में कौन कौन सा राजवंश आ गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वल्लभी के मैत्रकों की। वल्लभी के मैत्रक मतलब वल्लभी जो जगह है आपके एमपी के पास, वहां पे क्या हुआ? मैत्रक वंश के राजाओं ने क्या किया? राज्य किया। अब इसमें राजा कौन कौन से हैं? देखिए हम इसके सिर्फ महत्वपूर्ण राजा ही क्यों, सिर्फ आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये राजा कहां से संबंध रखता है या किस वंश से, किस कुल से संबंध रखता है। इसके अलावा इनके बारे में कोई ऐसे खास इंपॉर्टेंट फैक्ट है नहीं, क्योंकि ये क्षेत्रीय राजा थे। इन्होंने कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं किया, ना किसी को स्थापत्य का निर्माण करवाया, ना किसी बड़े कवि वगैरह को क्या किया इन्होंने आश्रय दिया, ना इनके समय में कोई ऐतिहासिक साहित्यिक रचना हुई, ना इन्होंने कोई अभिलेख जारी किए, ना ये किसी युद्ध में ऐसा जीत कर गया है जो महान युद्ध हो। तो
ऐसा क्या है कि इनके बारे में खास हमें कुछ उल्लेख मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनका जो है एक बार देखेंगे कि कहां कहां पे किस कौन कौन से क्षेत्रीय राज्य थे और उनके भी शासक कौन कौन से थे। तो इनके हैं भट्टार्क और धर्मसेन। भट्टार्क व धर्मसेन, देखिए ये तो हो गए इनके प्रमुख राजा, और ये क्या हो गए क्षेत्रीय राजवंश, और इनके क्या हो गए प्रमुख राजा। कन्नौज के मोखरी, कन्नौज के मोखरी वंश। ठीक है दोस्तों, कन्नौज का जो मोखरी वंश है उसके राजा हैं हरिवर्मा। क्या है उसके राजा? हरिवर्मा, ईशान वर्मा, ठीक है, अवंती वर्मा और ग्रह वर्मा। अवंती वर्मा और ग्रह वर्मा। अब ये ग्रह वर्मा क्यों प्रसिद्ध है? देखिए ग्रह वर्मा ने वैसे कोई कार्य नहीं किया, लेकिन इसकी प्रशस्ति का कारण ही दूसरा है। क्या है कि ये क्या है, हर्ष का बहनोई है। हर्ष का बहनोई है कौन? ग्रह वर्मा या जीजा है हर्ष का, मतलब हर्ष की बहन का पति ग्रह वर्मा। इसलिए ये ग्रह वर्मा बिना किसी स्पेशल कार्य के फेमस हो गया इतिहास में, ग्रह वर्मा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कन्नौज के मोखरी के बाद मालवा व मगध के परवर्ती गुप्त। मालवा व मगध के परवर्ती गुप्त। अब मालवा में मगध के परवर्ती गुप्त हैं। मालवा आप जानते ही हैं जो मध्य प्रदेश का एरिया है, मगध जो है वो बिहार का एरिया है। कन्नौज भी एमपी में ही पड़ता है, ठीक है, और वल्लभी भी एमपी में। देखिए सारे के सारे जो एरियाज हैं वो सभी लगभग मध्य प्रदेश या उस समय का मध्य देश के एरिया है। और मगध जो है, मगध तो आप जानते ही हैं बिहार, पाटलिपुत्र, पटना जो है ये मगध का ही क्षेत्र है। तो परवर्ती गुप्त हो गए। इनका राजा क्या था? देवगुप्त। क्या था इनका राजा? देवगुप्त था। और महासेन गुप्त। महासेन गुप्त भी था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं बंगाल के गौड़ शासकों की। बंगाल पर किसका राज्य हुआ? बंगाल के गौड़ शासक। और इन गौड़ शासकों में भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन था? शशांक था। कौन था इन गौड़ शासकों में सबसे इंपॉर्टेंट? शशांक था। तो ये है आपके सामने कुछ क्षेत्रीय राज्यवंश। अब हम बात करेंगे थानेश्वर के पुष्यभूति वंश की। आप लीजिए एक स्क्रीनशॉट। अब आगे हम बात करेंगे गुप्तोत्तर काल में ही थानेश्वर के पुष्यभूति कह दीजिए या वर्धन वंश कह दीजिए, जिसमें भी हम मेनली प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की बात करेंगे और उनके प्रशासन, इन सब की हम बात करेंगे। अब सबसे पहले थानेश्वर के पुष्यभूति। देखिए आप यहां पे देख लीजिए, पुष्यभूति या वर्धन वंश। वर्धन वंश, ठीक है दोस्तों। अब पुष्यभूति या वर्धन वंश जो है, इसके लिए तीन हो गए। इसमें एक था आपका प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन के दोनों पुत्र राज्यवर्धन और हंसवर्धन। अब देखिए जो ह्वेनसांग है और आर्य मंजूश्री कल्प जो बौद्ध ग्रंथ है, देखिए दो लोग हो गए। एक तो आपका ह्वेनसांग। ह्वेनसांग के बारे में हमने देखा है कि ह्वेनसांग ने क्या लिखा? CU की, ठीक है। इसको क्या कहा गया? यात्रियों का राजकुमार, ठीक है। इसने क्या किया? यात्रियों का राजकुमार। कब आया ये? हर्ष के समय आया, ठीक है, लगभग 637 ईस्वी में आया। फिर इसने क्या किया था? कन्नौज की महाधर्म सभा, कन्नौज की जो महाधर्म सभा है,
ठीक है, उसका क्या किया था इसने, कन्नौज की महाधर्म सभा की अध्यक्षता की थी। और ये महाधर्म सभा क्या होती थी, तो ये था कि हर्ष अपने राज्य में हर 5 वर्ष में सभी धर्म मतानुयायी को बुला करके क्या करता था, एक धर्म सभा रखवाता था। ठीक है, ये लगभग 20-22 दिन तक ये प्रोग्राम चलता था, जिसमें आसपास के देशों के राजा भी आते थे और वहां के सभी धर्मों से जुड़े हुए प्रकांड विद्वान भी आते थे। ठीक है, एक तो हो गया ह्वेनसांग, एक हो गया आपका आर्य मंजूश्री कल्प, आर्य मंजूश्री कल्प। अभी जो आर्य मंजूश्री कल्प है ना, ये क्या है दोस्तों, ये है एक बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ। तो इन दोनों ने किसने, आपके ह्वेनसांग ने और आर्य मंजूश्री कल्प ने इनको क्या कहा, वैश्य वृत्ति वाला। देखिए, वैश्यवृत्ति नहीं, वैश्यवृत्ति वाला, यानी व्यापार वृत्ति वाला। और ये क्या हो गए, वैश्य जाति से। किससे हो गए, वैश्य जाति से। देखिए, वर्धन वंश के बारे में 2 जानने के स्रोत हैं, ह्वेनसांग और आर्य मंजूश्री कल्प। दोनों ने इनको क्या बता दिया, वैश्य जाति का बता दिया। अब बात करेंगे हम सबसे पहले प्रभाकर वर्धन की। अब दोस्तों, प्रभाकर वर्धन वंश का एक महान राजा हुआ। ठीक है, और प्रभाकर वर्धन की उपाधि क्या थी, हूण हरिण केसरी। प्रभाकर वर्धन, अभी जो प्रभाकर वर्धन है ना, इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसकी उपाधि, और उपाधि क्या है इसकी, उपाधि है इसकी हूण हरिण केसरी। ये इसकी उपाधि है दोस्तों। अब हूण हरिण केसरी जो उपाधि है, ये कहां है इसकी, कहां पे इसका वर्णन है, तो वर्णन है इसका हर्षचरित में। अब हर्षचरित क्या है, हर्षचरित बाणभट्ट की एक कृति है। किसकी है, बाणभट्ट की। ठीक है दोस्तों, बाणभट्ट की अन्य कृति भी हैं, जिनमें कादंबरी भी काफी फेमस है। बाणभट्ट के टाइम पे हम इनकी बात करेंगे, जब बाणभट्ट एक बार पढ़ेंगे हर्ष के दरबार में। लेकिन अभी बात करें प्रभाकर वर्धन की, तो प्रभाकर वर्धन की उपाधि क्या हुई, हूण हरिण केसरी। किसमें लिखा हुआ है, हर्षचरित में, और लिखा किसने, बाणभट्ट ने लिखा है। ठीक है दोस्तों, अब हूण हरिण केसरी है, इसका हम अर्थ देख लेते हैं। हूण रूपी नहीं, हरिण रूपी हूण के लिए क्या है, हरिण रूपी हूण के लिए केसरी या सिंह समान, केसरी या सिंह समान। देखिए दोस्तों, ये कह रहा है कि हूण हरिण केसरी, यानी हूण क्या है, हरिण यानी हिरण के जैसा है, और उसके लिए प्रभाकर वर्धन क्या है, केसरिया शेर के समान। देखिए, आपने जानते हैं कि जो शेर होता है, तो शेर क्या करता है, हिरण का शिकार करता है। इसी प्रकार वर्धन वंश के प्रभाकर वर्धन ने हूणों का क्या किया, हिरण की तरह शिकार कर लिया, और स्वयं क्या बन गया, केसरी बन गया या सिंह बन गया। और फिर इसने क्या किया, इसने कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। जैसे अब ये क्या करेंगे, थानेश्वर के बाद ये कन्नौज पर भी जाएंगे। तो प्रभाकर वर्धन को क्या उपाधि मिली, हूण हरिण केसरी की। किसने दी, बाणभट्ट ने दी। कहां पे लिखी, हर्षचरित में। हर्षचरित क्या है, हर्षवर्धन के जीवन का चरित है। अब बात कर रहे हैं हम इसके बेटे राज्यवर्धन। तो प्रभाकर वर्धन का जो बेटा राज्यवर्धन था, इसकी क्या करी, हत्या कर दी थी। इसकी हत्या कर दी थी शशांक ने, जो बंगाल के गौड़ शासक है, उसने, शशांक ने प्रभाकर वर्धन की हत्या कर दी। और जो गृहवर्मा उसका जीजा है हर्षवर्धन का, उसकी भी क्या की, हत्या कर दी गई। फिर हर्षवर्धन, देखिए कहानी है, कहानी के रूप में आप इसको समझिए, है तो इतिहास लेकिन कहानी के रूप में है कि हर्षवर्धन के भाई राज्यवर्धन की हत्या हो गई। और उसकी के जब हर्ष क्या था, हर्ष राज्य में नहीं था,
हर्ष राज्य में नहीं था तो लड़ने कौन गया? राज्यवर्धन गया। राज्यवर्धन क्या किया? मार दिया गया युद्ध भूमि में। और ग्रहवर्मा, जो ग्रहवर्मा क्या था? हर्ष का जीजा, इसकी बहन का पति, उसको भी मार दिया गया। अब उसके पति को जब मार दिया गया तो इसकी बहन ने क्या किया? सती होने का निश्चय कर लिया और वो भी आत्मदाह करने चली। जब वो आत्मदाह करने चली तो हर्ष को पता लगा। अब हर्ष को पता लगा तो हर्ष ने जाकर के इसकी बहन को रोका और फिर बेमन से, मतलब हर्ष का मन नहीं था, हर्ष चाहता था उसका भाई राज्य करे, लेकिन अब भाई की मृत्यु हो गई तो कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं है, तो हर्ष ने क्या किया? फिर राज्य संभाला और हर्ष एक महान प्रतापी सम्राट भी हुआ। तो अब बात करेंगे दोस्तों हम सबसे इंपॉर्टेंट हर्षवर्धन की। देखिए राज्यवर्धन का वैसे इतिहास में खास महत्व नहीं है, लेकिन वो प्रभाकर वर्धन का पुत्र था, हर्षवर्धन का भाई था और एक योग्य व्यक्ति था, लेकिन वो युद्ध भूमि में बहुत जल्दी मारा गया। बात करते हैं हम हर्षवर्धन की। अब हर्षवर्धन जो है तो इसका टाइम पीरियड क्या है आपके सामने? 606 से 647 एडी या ईस्वी है। ये हो गया इसका टाइम पीरियड। अब देखिए जब इसका राज्यारोहण हुआ ना, पहले हम इसकी फैक्ट देखते हैं। सबसे पहले राज्यारोहण के समय हर्ष संवत चलाया। क्या चलाया? हर्ष संवत चलाया। यानी कब चलाएगा? राज्यारोहण 606 में हुआ तो 606 ईस्वी में इसने हर्ष संवत चला दिया इसने। ठीक है, इसका साम्राज्य कहां तक है? नर्मदा तक। साम्राज्य नर्मदा तक फैला था। ठीक है, जब ये नर्मदा से आगे बढ़ने लगा तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने, चालुक्य शासक, देखिए हर्ष कितना महान और प्रतापी सम्राट है और फिर भी इसको एक आम शासक ने हरा दिया। तो आप देखते हैं ना कि कभी कभी क्या होता है, हम इतने ज्यादा मतलब अति उत्साहित हो जाते हैं कि हम पूर्ण तैयारी के साथ युद्ध में नहीं जाते हैं। जैसे आप भी मान लीजिए आपको लगता होगा कि यार यही तो परीक्षा है, इसे तो मैं कभी पास कर जाऊंगा, आप पूर्ण तैयारी के साथ परीक्षा में नहीं जाएंगे। अब मान लीजिए आपसे कोई छोटी सी चीज पूछ ली कि हर्ष संवत कब चलाया, आपने क्या है मेन चीजें देख ली, लेकिन आपने ये चीज नहीं देखी, क्वेश्चन तो आपका गलत हो जाएगा ना। इसलिए हमें क्या करना होता है, हमें हर इंपॉर्टेंट चीज, देखिए इंपॉर्टेंट का मतलब होता है कि एक शासक, और शासक भी कैसा, जिसने कुछ कार्य किया हो, कुछ अच्छा कार्य किया हो या अपनी महानता सिद्ध की हो, उसके बारे में हमें सब पढ़ना पड़ता है। अब हर्ष को हराया, देखिए हर्ष जैसे प्रतापी शासक को अगर कोई हरा रहा है तो उस शासक का नाम भी जरूर आएगा। तो चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड, देखिए जब भी चालुक्य हम पढ़ेंगे तो पुलकेशिन के बारे में हमें जरूर पढ़ना होगा। पुलकेशिन द्वितीय ने हराया, किसको हराया? आपके हर्षवर्धन को। और इस बात का जो अभिलेखीय साक्ष्य है वो कहां मिलता है? तो इसकी क्या है? ऐहोल प्रशस्ति। ऐहोल प्रशस्ति। अब ये ऐहोल प्रशस्ति है, इसका रचयिता कौन है? इसका रचयिता है आपका रवि कीर्ति है। कौन है ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता? रवि कीर्ति। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हराया ऐहोल प्रशस्ति में, और ऐहोल प्रशस्ति में लिखा हुआ है ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता है वो कौन है? रवि कीर्ति। रवि कीर्ति। अब ये जो रवि कीर्ति है ना, इसने कहा है कि ऐहोल प्रशस्ति की रचना करने के बाद अब मैं किसके समान हो गया? कालिदास व भारवी के समान। देखिए दोनों गुप्त काल के महान साहित्यकार थे, तो क्या किया? रवि कीर्ति ने कहा कि अब तो मैंने भी ऐहोल प्रशस्ति की रचना कर दी है, तो मैं भी क्या हूं? कालिदास व भारवी के समान माना स्वयं को। किसने माना? रवि कीर्ति ने ऐहोल प्रशस्ति की रचना करने के बाद। देखिए नर्मदा के तट तक इसका साम्राज्य था, चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड ने हराया। अब ये जो युद्ध चला है, ये युद्ध देखिए कब तक चला है? 630 से 634 ईस्वी तक ये जो युद्ध था, इन दोनों के बीच क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। ठीक है, अब हर्ष की जो राजधानी है, हर्ष की राजधानी है, राजधानी हर्ष ने थानेश्वर से चेंज करके क्या बनाई? कन्नौज बनाई।
हर्ष की राजधानी अब क्या बन गई? कन्नौज। मतलब हर्ष जब शुरू में राज्य करने बैठा तब तो उसकी राजधानी थानेश्वर थी, तो और बाद में क्या हुई? कन्नौज बन गई। तो अगर आपसे कोई कहे कि हर्ष की प्रारंभिक राजधानी तो क्या है, तो वो है थानेश्वर। क्या है? थानेश्वर, क्योंकि ये थानेश्वर के ही थे ये लोग, ठीक है। और हर्ष को क्या है? सकल उत्तरापथनाथ की उपाधि भी दी है। किसने दी है? देखिए ये जो एहोल प्रशस्ति है ना, तो हर्षवर्धन के लिए हम लिखेंगे कि सकल उत्तरापथनाथ, सकलोत्तरापथनाथ, ये उपाधि है किसकी है आपके? ये उपाधि आपके हर्ष की उपाधि है। कि किसने दी? तो ये दी इसको एहोल प्रशस्ति में लिखा। मतलब जब एहोल प्रशस्ति में युद्ध का वर्णन है तो उसमें ऐसे नहीं लिखा हुआ कि हर्ष को पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया, वहां लिखा हुआ है कि हमारे सम्राट, अब ये सम्राट कौन है? सम्राट पुलकेशिन द्वितीय है, ने सकल उत्तरापथनाथ स्वामी हर्षवर्धन को पराजित किया है। देखिए सकल उत्तरापथ का मतलब है कि उत्तर के जो राज्य हैं, उत्तर के राज्य, नर्मदा क्या है? नर्मदा दक्षिण में बहती है, तो नर्मदा यानी गुजरात, और गुजरात से भी नीचे जाकर के नर्मदा लगभग गुजरात से नीचे की ओर बहती है। तो गुजरात से ऊपर का जो अपने अश्मक, जो हमारे यहाँ पे एक महाजनपद था, वो नर्मदा के पश्चिम में था, तो उससे ऊपर का जो भी राज्य है वो किसका माना गया है? वो माना गया है हर्ष का। यानी हर्ष क्या है? सकल उत्तरापथनाथ। पुलकेशिन सेकंड की जो एहोल प्रशस्ति उसमें इसको क्या कहा गया? सकल उत्तरापथनाथ। और देखिए हर्ष ने क्या क्या रचना की? नागानंद, ये हर्ष की रचनाएं हैं। रत्नावली व प्रियदर्शिका नाटक लिखे हर्ष ने। और हर्ष को ही क्या कहा गया आपके? हर्ष को कहा गया है आपके नागानंद, रत्नावली और प्रिय साहित्यकार सम्राट। क्या कहा गया है? साहित्यकार सम्राट कहा गया है। किस कारण से कहा गया है? कि हर्ष ने नाटक लिखे नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, इसलिए इसको क्या कह दिया गया? साहित्यकार सम्राट। तो ये आप हर्ष के बारे में देखें। फिर हम आगे और हर्ष की बात करते हैं कि हर्ष को ह्वेनसांग ने क्या कहा। जैसे एहोल प्रशस्ति में सकल उत्तरापथनाथ कहा, तो ह्वेनसांग ने क्या कहा? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम यहां से बात करेंगे कि ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन को क्या कहा। तो ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा था। क्या कहा था? शिलादित्य। अब ह्वेनसांग ने कहा था, इसका मतलब ये नहीं है कि ह्वेनसांग आया और कह गया। नहीं, ह्वेनसांग ने कहां लिखा? सियूकी में लिखा। कहां लिखा ह्वेनसांग ने? सियूकी में। तो ह्वेनसांग ने शिलादित्य कहा। शिलादित्य यानी सदाचार का सूर्य। देखिए शिलादित्य का अर्थ क्या होता है? सदाचार का सूर्य। मतलब आपके सामने क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन है कि शिलादित्य उपाधि है, तो आपने आंसर दे दिया हर्ष। अब मान लीजिए थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि हर्ष को शिलादित्य किसने कहा? तो हर्ष को किसने कहा? ह्वेनसांग ने कहा। देखिए शिलादित्य किसने कहा? ह्वेनसांग ने। अब अंतिम और इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कि आप कोई पेपर देने जा रहे हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ नेट का, तो वहां पे कैसे क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि शिलादित्य का अर्थ है। यानी आप अब अगर नॉर्मल जिसने नहीं पढ़ा है वो क्या देखेगा? वो देखेगा शिलादित्य यानी कुछ चट्टान के समान होगा, लेकिन अर्थ तो इसका क्या है? असली सदाचार का सूर्य है। देखिए पढ़ने से ही होगा। जैसे रामदेव बाबा योगा के लिए कहते हैं कि करने से होगा, वैसे ही हमें कहना होगा कि पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा। यानी शिलादित्य जो है इसका अर्थ क्या होता है? सदाचार का सूर्य। इसलिए आप तुक्के नहीं लगा सकते कि यार शिला यानी चट्टान, चट्टान के जैसा समान, ऐसा आप आदित्य सूर्य, चट्टान के जैसा सूर्य, आप ये नहीं कह सकते। आपको अर्थ ही बताना होगा, सदाचार का सूर्य बताना होगा। हर्ष के सिक्कों पर किसका अंकन है? उमा महेश्वर का।
हर्ष के सिक्कों पर उमा महेश्वर का अंकन है। उमा माहेश्वर का अंकन। देखिए उमा माहेश्वर जान रहे हैं, उमा यानी माता पार्वती और माहेश्वर यानी भगवान शिव। तो अगर इन दोनों का वर्ण अंकन है, इसका मतलब क्या हो गया, हर्ष शैव धर्म में आस्था रखता था। लेकिन देखिए हर्ष क्या था, हर्ष प्रारंभ में शैव धर्म मतावलंबी था। बाद में जब ह्वेनसांग से उसकी मुलाकात हुई और वो ह्वेनसांग के प्रभाव में आया तो वो क्या बन गया था, बौद्ध बन गया था हर्ष। अब हर्ष का जो टीला है वो कहाँ है, थानेश्वर में। देखिए हर्ष के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको देखने ही होंगे। हर्ष का टीला कहाँ है, थानेश्वर। ठीक है दोस्तों, और इसने मैंने आपको पहले ही बताया था कन्नौज एवं प्रयागराज में, मैंने ह्वेनसांग के समय बताया था ना आपको, ह्वेनसांग ने कन्नौज की महाधर्म सभा की अध्यक्षता की थी। तो की कब थी, हर्ष के समय की थी। तो हर्ष ने कन्नौज एवं प्रयागराज में महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाया। देखिए क्या था कि हर्ष हर 5 वर्ष में एक धर्म सभा बुलाता था जिसे महाधर्म सभा या महामोक्ष परिषद कहा जाता था। वहां पे ये लगभग 20-25 दिन तक ऐसी ये परिषद चला करती थी। ठीक है, और इस परिषद में क्या होता था, ये जो आपके धर्म पर चर्चाएं हुआ करती थी। क्या होती थी, धर्म पर चर्चाएं हुआ करती थी। अब इस धर्म की चर्चा के बाद क्या है, जो धर्म मतावलंबी आया करते थे उनको हर्ष दान दिया करता था। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हर्ष का जो जीवन चरित्र है वो किसने लिखा है। तो बाणभट्ट ने, आपने अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं हटा दूं इसे। अब हर्षवर्धन तो हो गया, तो हर्षवर्धन के बाद अब मैंने हर्ष चरित्र किसने लिखी, बाणभट्ट ने। तो ये हर्ष का क्या है, जीवन चरित्र है। क्या है, हर्ष का जीवन चरित्र। अब हम पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी बाणभट्ट के बारे में भी। जो हमारे बाणभट्ट हैं, तो बाणभट्ट ने क्या लिखा, बाणभट्ट ने लिखा आपके हर्ष चरित्र। अब ये जो हर्ष चरित्र है ना दोस्तों, तो हर्ष चरित्र क्या है, हर्ष चरित्र आपके हर्ष के जीवन का चरित्र, मतलब प्राचीनतम जीवन चरित्र है। ये भारत में उपलब्ध अब तक का प्राचीनतम जीवन चरित्र, मतलब हर्ष से पहले अगर किसी का जीवन चरित्र लिखा भी गया है तो वो क्या है, उपलब्ध नहीं है। प्राचीनतम जीवन चरित्र है। अब जीवन चरित्र से आप देख रहे होंगे कि आज के समय में जिसको जीवनी कहा जाता है वही पहले के समय में क्या कहलाई, जीवन चरित्र कहलाई। क्योंकि ये संस्कृत भाषा है इसलिए उसको जीवन चरित्र कह दिया। अब देखिए बाणभट्ट ने किस किस की रचना करी, हर्ष चरित्र की, कादंबरी की, ठीक है, मुक्तादिक की और चंडी शतक की। तो हर्ष ने किस किस की रचना करी, बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र, ठीक है, कादंबरी, ठीक है दोस्तों, एक आपका चंडी शतक, ठीक है दोस्तों, और एक मुक्तादिक, इसकी भी किसने रचना करी, बाणभट्ट ने। ये क्या है, बाणभट्ट की रचनाएं हैं। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र की रचना करी और इन तीनों की रचनाएं भी किसने करी, बाणभट्ट ने करी। तो ये तो दोस्तों क्या हो गया, ये बात हो गई हमारे सामने हर्षवर्धन और वर्धन वंश की। अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे हर्ष के प्रशासन की। हर्ष का प्रशासन, देखिए हर्ष जो है, तो हर्ष ने क्या किया था, हर्ष ने नर्मदा तक एक साम्राज्य का निर्माण किया था। तो अब अपने साम्राज्य को हर्ष ने किस प्रकार से बांटा वो हम देख लेते हैं। तो हर्ष का साम्राज्य सबसे पहले तो किस में बटा हुआ था, भुक्ति में। देखिए ये तो हो गया हर्ष का साम्राज्य,
अब ये साम्राज्य किस किस में बटा है वहां से हम देखते हैं। सबसे पहले बटा है भुक्ति में, भुक्ति यानी प्रांत। भुक्ति से कहां बट गया आपके विषय में, कहां बट गया विषय में, और विषय से कहां बट गया आपके पाठक या पाठक में, पाठक या पाठक या पथ, और आजकल का ये क्या हो गया तहसील जैसा हो गया। क्या हो गया तहसील जैसा हो गया। तो जो भुक्ति है, भुक्ति में क्या है दो प्रकार के अधिकारी हैं। भुक्ति में क्या है दो प्रकार के अधिकारी हैं, एक है राजस्थानीय, एक क्या है आपका राजस्थानीय, और एक क्या है आपका उपरिक। ठीक है, तो ये क्या है बड़ी भुक्ति का अधिकारी है। ये राजस्थानीय क्या है बड़ी भुक्ति का अधिकारी। ठीक है दोस्तों, और ये जो उपरिक है ये क्या है छोटी भुक्ति का अधिकारी। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए, जैसे कि ये राजस्थानीय है, ये क्या है ये हो गया आपके एक तरीके का यूपी जैसे स्टेट का सीएम मान लीजिए, गवर्नर मान लीजिए, और ये उपरिक हो गया गोवा, सिक्किम, ये छोटे छोटे जो राज्य हैं इनका क्या मान लीजिए आप सीएम या गवर्नर मान लीजिए। अब जो ये विषय है तो विषय का जो अधिकारी है वो तो क्या है आपका विषय पति, भाई विषय का तो विषय पति हो गया। ठीक है दोस्तों, और पाठक और पथ पर क्या है पथपति। ठीक है, इनका क्या हो गया अधिकारी पथपति। अब ये तो हो गया इसका मेन प्रशासन। अब क्या है अब जो इसका ग्राम है ना ग्राम प्रशासन, तो ग्राम का कौन हो गया ग्रामिक। कौन हो गया ग्राम का अधिकारी ग्रामिक, और या ग्रामिक हो गया या इसका महत्तर हुआ। क्या हो गया महत्तर हुआ। और एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है प्रमातार। क्या है प्रमातार। अब ये जो प्रमातार है ना ये क्या हुआ आपका भूमि पर्यवेक्षक, भूमि पर्यवेक्षक, या आप कह दीजिए एक तरीके का पटवारी हो गया। तो ये क्या है हर्ष का प्रशासन है। तो आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लें तो आप ले सकते हैं इसका एक बार। अब इसके बाद हम बात करेंगे हर्ष के प्रशासन में कि हर्ष को क्या है एक हर्ष का एक अधिकारी है। ठीक है, अब हर्ष का जो अधिकारी है वो कैसा है ये, तो इसका नाम बहुत बड़ा है और ये क्या कार्य करता है, ये राजकीय अभिलेखों से संबंधित क्या है दफ्तर का अधिकारी है। अधिकारी का नाम है महाक्ष पटलाधिकरणाधिकृत, महाक्ष पटलाधिकरणाधिकृत। ये क्या है दोस्तों इसका एक अधिकारी है और ये अधिकारी क्या कार्य करता है, यह अधिकारी देखिए नाम भी कितना बड़ा, महाक्ष पटल अधिकरण अधिकृत, महाक्ष पटलाधिकरणाधिकृत। मतलब अगर आप इसको एक साथ पढ़ रहे हैं तो ऐसे पढ़ेंगे महाक्ष पटलाधिकरणाधिकृत, या अगर तोड़ तोड़ के पढ़ना चाहेंगे तो ऐसे पढ़ सकते हैं महाक्ष पटलाधिकरण अधिकृत। और ये कार्य क्या करता है, राजकीय कागज पत्रों, राजकीय कागज पत्रों के दफ्तर का अधिकारी है। क्या है, राजकीय कागज पत्रों के दफ्तर का अधिकारी है। ठीक है दोस्तों, कौन हो गया, महाअक्ष पटलाधिकरणाधिकृत। अब देखिए हर्ष के प्रशासन में जो कर है, तो कर तो यही हो गया आगे बलि भाग भोग। ठीक है, तो कौन कौन से कर हो गए, बलि, ठीक है, एक हो गया आपका भोग, ठीक है, एक हो गया आपका भाग, एक हो गया आपका हिरण्यादि बलि, हिरण्यादि। तो ये क्या हो गए, ये हो गए आपके कुछ कर, और एक हो गया तुल्यमेय। क्या हो गया आपका, तुल्यमेय। ये क्या थे, हर्ष के प्रशासन के कर। अब एक शब्दावली है इसके हर्ष के प्रशासन में,
यम चेटी, क्या है? यम चेटी जो हर्ष के प्रशासन में स्त्रियां थी, और ये स्त्रियां कौन सी थी? रात्रि में पहरा देने वाली स्त्री। किसको कहा जाता था? यम चेटी, जो स्त्रियां क्या करती थी? रात में पहरा देती थी। और अवंती कौन था? अवंती कौन था? हर्ष का महासंधि विग्राहक। महासंधि विग्राहक। अब ये महासंधि विग्रह गुप्त काल में भी था। युद्ध, शांति और विदेश नीति का क्या था? ये अधिकारी था। मैंने बताया भी था आपको कि प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता हरिसेन जो क्या था? समुद्रगुप्त का महासंधि विग्राहक भी था, ठीक है, महादंड नायक भी था और कुमारामात्य भी था। ये कई पदों पर सुशोभित था। हर्ष का महासंधि विग्रह कौन था? अवंती था। अब बात करेंगे हम हर्ष के सैन्य प्रशासन की। तो जो हर्ष का सैन्य प्रशासन है उसमें कहा जाता है उसके पास 50,000 हाथी घोड़े, 50,000 तो पैदल सेना थी, उसके अलावा 5,000 हाथी, 2,000 घोड़े ये हर्ष की सेना में थे, ऐसा वर्णन किया गया है। तो अभी हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख से क्या मिलता है? जल सेना का उल्लेख मिलता है। हर्ष का प्रशासन, और प्रशासन में हम देख लेते हैं यहाँ पे सैन्य प्रशासन, ठीक है दोस्तों। अब सैन्य प्रशासन में हम देखेंगे कि बांसखेड़ा प्लस मधुबन अभिलेख, मधुबन अभिलेख। तो बांसखेड़ा और मधुबन जो अभिलेख है इसमें क्या मिलता है? इसमें मिलता है जल सेना का उल्लेख, कि हर्ष के पास क्या थी? जल सेना थी। क्या कहता है दोस्तों? ये हर्ष के पास जल सेना थी, ठीक है। उसके अलावा हर्ष के पास एक क्या थी? गज सेना। और गज सेना में क्या था? आपके 5,000 हाथी थे। क्या थे? 5,000 हाथी, ठीक है। उसकी अश्व सेना भी है। अश्व सेना में क्या है? 2,000 घोड़े। कितने हो गए? 2,000 घोड़े। और इसकी सेना में 50,000 क्या थे? पदाती सैनिक, यानी पैदल चलने वाले सैनिक। 5,000 हाथी हैं, 2,000 घोड़े हैं और क्या है? 50,000 पदाती सैनिक भी हैं। अब हर्ष के बाद जो एक इंपॉर्टेंट शासक आएगा वो कौन आएगा? यशोवर्मन। अब हम बात करेंगे यशोवर्मन की। किसकी बात करेंगे? यशोवर्मन की। ये देखिए वर्धन वंश की बात हो गई, ठीक है। हर्ष के समय का यात्री जो है ह्वेनसांग, उसकी बात कर ली। बाणभट्ट की बात कर ली। हर्ष के पिता प्रभाकर वर्धन की बात कर ली। मेनली हर्ष ने एक अपना साम्राज्य, बड़ा साम्राज्य था उसका, लगभग 40-41 वर्ष तक हर्ष ने शासन किया। तो हर्ष ने एक प्रशासन भी बनाया और प्रशासन का हमने उल्लेख देख लिया। अब हम बात कर रहे हैं यशोवर्मन की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? यशोवर्मन की। अब ये मत सोचना दोस्तों कि मैंने मौर्य में आपको सिर्फ मौर्य पढ़ाए, गुप्त में सिर्फ गुप्त पढ़ाए और यहाँ पे जो आ रहा है उसी को पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुप्तोत्तर काल में आपने देखा कि सामंतवादी प्रवृत्ति आ गई, उसके बाद जो शासक महान हुआ सिर्फ उसी की बात करेंगे। क्योंकि गुप्तोत्तर काल में तो ऐसा कोई आर्थिक कार्य भी महान नहीं हुआ है, गुप्तोत्तर काल में कोई व्यापारिक कार्य महान नहीं हुआ है। देखिए गुप्त काल से ही हम दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से व्यापार करने लगे थे, जबकि मौर्य काल और या कहें हम सिंधु घाटी सभ्यता के समय तो हमारा व्यापार पूरी दुनिया से था। फिर मौर्य काल में भी हम रोमन साम्राज्य से व्यापार करते थे, रोम से, यूनानियों से। उसके बाद अब गुप्तोत्तर काल में आते आते तो व्यापार खत्म ही हो गया। क्यों? क्योंकि जब छोटे छोटे राज्य होते हैं तो क्या होता है? प्रत्येक राज्य में कर लग जाता है और कर लगने से क्या होता है? वस्तुएं महंगी हो जाती हैं और व्यापार आसान नहीं रहता है। अब बात करें हम यशोवर्मन की। किसकी बात करेंगे? यशोवर्मन की। अब यशोवर्मन जो है ये कब का है? 722 ईस्वी का, ठीक है। 722 ईस्वी में क्या हुआ? गोड़वहो, देखिए वाकपति की एक पुस्तक है, वाकपति की गोड़वहो से इसकी जानकारी मिलती है। गोड़वहो से क्या मिलती है? यशोवर्मन की जानकारी मिलती है।
ठीक है दोस्तों। और दूसरा क्या है, ये तो हो गई वागपति की गोड़वहो। अब एक पुस्तक है कल्हण की रास तरंगिणी। क्या है? कल्हण की रास तरंगिणी। यशोवर्मन, पहले आप इसका यशोवर्मन के बारे में हम देख लेते हैं। इसने एक नाटक की रचना की, वो था नाटक रामाभ्युदय। रामाभ्युदय नाटक की रचना, नाटक की रचना की किसने की? आपके यशोवर्मन ने। और इसके दरबार में कौन था? दरबार में भवभूति। कौन रहता था दोस्तों? भवभूति रहता था। और भवभूति ने किस किस की रचना की? आपके महावीर चरित की। किसकी रचना की? महावीर चरित। मालती माधव, ठीक है, एक तो रचना कर दी महावीर चरित, एक मालती माधव, और एक उत्तर रामचरित। उत्तर रामचरित। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे कि जो भवभूति है, भवभूति ने 3 किताबें लिखी, मालती माधव, उत्तर रामचरित। ठीक है, इसमें मालती और माधव की कहानी है, इसमें रामायण की भगवान श्री राम के अंतिम समय और लवकुश के बारे में कहानी है। आप बताइए इसमें महावीर चरित्र में किसकी कहानी होगी? क्या हनुमान जी की कहानी होगी? नहीं दोस्तों, इसमें भी प्रभु श्री राम की ही कहानी दी हुई है। तो ये तो बात हो गई यशोवर्मन की। यशोवर्मन की जानकारी गोड़वहो से मिलती है। रामाभ्युदय नाटक इसने खुद ने लिखा है और इसके दरबार में भवभूति रहते थे, जिन्होंने महावीर चरित, मालती माधव और उत्तर रामचरित की रचना करी। अब बात कर रहे हैं हम कि यशोवर्मन के बारे में एक जानकारी मिलती है कि राज तरंगिणी एक किताब है। क्या है? राज तरंगिणी। और राज तरंगिणी किसने लिखी है? कल्हण ने। और कल्हण कहां पर था? कश्मीर से। कश्मीर का इतिहास है इसमें। किसमें है? राज तरंगिणी में। अब इसमें क्या कहा है? इसमें कहा है कि ललितादित्य मुक्तापीड़ ने यशोवर्मन को क्या था? हराया था। ललितादित्य मुक्तापीड़ ने यशोवर्मन को हराया। कश्मीर का राजा था ये ललितादित्य मुक्तापीड़ ने यशोवर्मन को हराया। ये क्या मिलती है आपको? इनकी जानकारी मिलती है। ये दोस्तों आपके सामने गुप्तोत्तर काल था, जिसके मुख्य मुख्य राजाओं की हमने बात कर ली। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष। और त्रिपक्षीय संघर्ष में भी बहुत अच्छे से हम गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, इन तीनों राजवंशों की बात करेंगे और साथ में त्रिपक्षीय संघर्ष की बात करेंगे। फिर आगे चल के हम अन्य चीजों की बातें भी करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक करना, वीडियो पर कमेंट करना और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना। और अभी भी अगर आप हमारे चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट पे नए हैं तो आप कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। इसके अलावा आप आराम से घर पे रहें, पढ़ाई करते रहें। जितना अब तक साथ दिया है उतना ही सहयोग आगे भी बनाए रखें। दोस्तों प्रतिदिन मैं आपके लिए कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूं, बस आप उसमें हमारा साथ देते जाइए। तो दोस्तों घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।